जय हिंद। स्वागत है आप सभी एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और हम हिस्ट्री की क्लास में रेगुलर एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं और आगे की जो जर्नी है वो भी हमारी इसी तरीके से चलती रहेगी। हो सकता है अदर्स दूसरे सब्जेक्ट भी जल्दी आप लोगों के साथ जुड़ जाएं। अब यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं हिस्ट्री में वो सातवाहन वंश को देख रहे हैं, यानी कि जो मौर्योत्तर काल है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। मौर्योत्तर काल में हमने शुंग वंश देखा जो कि पुष्यमित्र शुंग को लेकर बात की गई, कर्ण वंश देखा, सातवाहन वंश देखा, चेदी वंश देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये इस पर हम लोग बात करें तो सातवाहन वंश के लेकर जो प्रमुख शासक हुए उसको मैंने बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर अभिषेक का एक क्वेश्चन था पुलुमावी को लेकर, वशिष्ठपुत्र पुलुमावी को लेकर, कि हो सकता है कि मैंने फ्लो में थोड़ा सा रिवर्स बोल दिया हो, लेकिन वो सही है कि जो पुलुमावी था उसको शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने 2 बार हराया है। ठीक है, शक शासक जो रुद्रदामन प्रथम है उसने 2 बार हराया है। किसको? पुलुमावी को हराया, वशिष्ठपुत्र पुलुमावी को हराया। वशिष्ठपुत्र पुलुमावी ने रुद्रदामन प्रथम को नहीं हराया है। तो ये बात जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि मैंने थोड़ा रिवर्स ये बोल दिया हो कि पुलुमावी ने रुद्रदामन प्रथम को 2 बार हराया है, तो ऐसा नहीं है। रुद्रदामन प्रथम जो कि एक शक शासक है, जो कि वशिष्ठपुत्र पुलुमावी के समकालीन है, उसको उसने हराया है। यानी रुद्रदामन प्रथम ने वशिष्ठपुत्र पुलुमावी को 2 बार हराया है। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो जो यज्ञश्री आता है, यज्ञश्री सातकर्णी आता है, तो उसने जो है जो शकों के नियंत्रण में कोंकाड़ है, मालवा का जो क्षेत्र है, उसको उसने जीत लिया है। फिर बाद में आके यज्ञश्री सातकर्णी ने, जो कभी रुद्रदामन प्रथम या उसके वंशज जो शक शासक थे उन्होंने वशिष्ठपुत्र पुलुमावी से छीन लिया था, उसको यज्ञश्री सातकर्णी ने फिर आगे आकर कोंकाड़ और मालवा वाले क्षेत्रों को उसने जीत लिया। तो ये चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा अगर गलती हो तो यहाँ पर जो सातवाहन संस्कृति है, ये सातवाहन संस्कृति के विषय में हम लोग जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो सातवाहन वंश की जो संस्कृति है या जो एक कहा जाए प्रशासनिक व्यवस्था है, वो उत्तर और जो दक्कन संस्कृति है ना, दक्कन संस्कृति यानी कि जो दक्षिण वाली संस्कृति है, दक्षिण भारत की जो संस्कृति है, दक्षिण भारत की जो संस्कृति है उसका एक मिश्रण है। उसका क्या है? ये मिश्रण है। उसमें हमें एक मिश्रण दिखाई देता है। देखिए दक्कन कौन सा वाला क्षेत्र है? दक्कन जो एक दक्कन पठार वाला क्षेत्र होता है भारत में, वो आप लोगों ने देखा ही होगा। मैं एक बार यहाँ पर विजुअलाइज करा देता हूँ, जिनको नहीं पता है वो एक बार यहाँ पर देख लें। तो ये कुछ पठार है हमारा दक्षिण भारत में मुख्य रूप से, और इस पठार को हम कहते हैं दक्कन पठार। तो इसी के आधार पर जो है हम लोग क्या बोलते हैं कि दक्कन वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ की जो संस्कृति थी और ये जो उत्तर भारत की संस्कृति है, इन दोनों का एक मिक्सचर था सातवाहन संस्कृति। ये हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी ना, किनकी? सातवाहनों की प्रशासनिक व्यवस्था, वो लगभग हम देखते हैं कि मौर्य वंश से जुड़ी हुई थी, मौर्य वंश से मिली जुली थी। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? मौर्य वंश के समान थी। इसको हम कैसे कह सकते हैं कि मौर्य वंश के समान रही होगी? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि जिला, जो कि मौर्य वंश में क्या कहा जाता था? आहार कहा जाता था। तो इन्होंने भी आहार कहा मौर्य वंश को, मतलब जो जिला था उसको आहार कहा, मौर्य वंश को आहार नहीं कहा। और इसके साथ ही मौर्यों के समान ही हम देखते हैं कि जो अधिकारी होते थे उनको इन्होंने अमात्य और महामात्य जो मंत्री वगैरह अधिकारी होते थे उनको ही नाम दिए। तो जो ऐसा ही नाम हमने कहाँ देखा था? मौर्य वंश में देखा था, मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में देखा था। तो कुल मिला के जो सातवाहन की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो थोड़ी सामंती प्रशासनिक व्यवस्था थी। ये थोड़ा अंतर लेकर आती है, एक तरीके से कहा जा सकता है दक्कन की संस्कृति को दर्शाता है ये। सामंती जो व्यवस्था थी तो इसमें क्या था कि जो अलग अलग क्षेत्र थे वो अलग अलग भागों में बटे हुए थे। तो इसमें जो प्रथम सामंत होता था राजा, है ना, राजा जो है वो प्रमुख सामंत होता था, उसकी जो सेना थी वो सबसे बड़ी थी। इसके बाद जो दूसरा जो सामंत होता था उसको कहा जाता था महाभोज, है ना, क्या कहा जाता था? महाभोज कहा जाता था। और जो तीसरा सामंत होता था वो सेनापति होता था।
इन सब के पास अपनी अपनी छोटी छोटी टुकड़ियाँ होती थी सेना की। इनके पास भी सेना होती थी, इसके पास भी सेना होती थी और इसके पास भी सेना होती थी। जो हम देखते हैं कि जो सेनापति होता था वो प्रांत का राज्यपाल होता था, प्रांत का राज्यपाल भी होता था। जबकि मौर्य वंश में आप देखेंगे तो प्रांत का राज्यपाल कौन होता था, राजकुमार वगैरह होते, राजवंश के जो लोग होते थे वो प्रांत के राज्यपाल होते थे। जैसे अशोक कहाँ का राज्यपाल था, उज्जैन का राज्यपाल था। तो यहाँ पे सामंती व्यवस्था में सेनापति जो होगा वो प्रांत का राज्यपाल होगा, और जो प्रथम सामंत है वो उसको ही जो है केवल सिक्के जारी करने के अधिकार थे। सिक्के जारी करने का जो एकमात्र अधिकार था वो किसको था, राजा को था। यानी कि ये बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए जैसे कि भारत में करेंसी पर एकाधिकार किसका है, भारत सरकार का है। यानी कि भारत सरकार ही नोट जारी करवा सकती है, कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा राज्य सरकारें अपने अपने नोट जारी नहीं करेंगे, है ना। तो उसी तरीके से जो है पूरे सातवाहन साम्राज्य में सिक्के जो चलते थे वो किसके चलते थे, राजा के नाम से चलते थे, राजा के सिक्के चलते थे। इसके अलावा अगर सामंती व्यवस्था में देखा जाए तो एक अधिकारी और होता था जो ग्रामीण सुरक्षा के लिए होता था। किसके लिए होता था, ग्रामीण शांति व्यवस्था के लिए या सुरक्षा के लिए वो रखा जाता था, जिसका नाम होता था गौलमिक। क्या होता था, गौलमिक। क्या कहते थे उसे, गौलमिक कहते थे। तो जो गौलमिक होता था इसके पास एक सेना की टुकड़ी होती थी जिसका ये प्रधान होता था, है ना। एक सेना की टुकड़ी का प्रधान होता था और इस टुकड़ी में 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे, पैदल सैनिक होते थे, ठीक है। किसमें, जो ये प्रधान होता था गौलमिक कहा जाता था। अगर आप लोगों को थोड़ा विजुलाइज नहीं हो रहा है तो मैं इसे राउंड कर देता हूँ ग्रीन कलर से। गौलमिक, इसके पास एक सेना होती थी जिसके माध्यम से ग्राम व्यवस्था में क्या करता था, शांति बना कर रखता था। और एक सेना का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। तो ये सामंती व्यवस्था में हम देखते हैं प्रथम जो सामंत होता था उसके पास सिक्के जारी करने का भी अधिकार होता था। सर्वोच्च जो होता था राजा होता था, और महाभोज होता था जो कि मीडियम में होता था, और एक जो कि एक मंडल स्तर पर कह सकते हैं या फिर एक मध्यम स्तर पर कह सकते हैं, और एक महाभोज होता था वो। फिर उसके बाद सेनापति जो कि प्रांत का राज्यपाल होता था, वो भी अपनी सेना रख सकता था। ग्रामीण व्यवस्था में शांति व्यवस्था, ग्राम में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए गौलमिक नामक एक व्यक्ति होता था। इसको ध्यान रखिए, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया, पुटअप किया गया। इसको लेकर, किसको लेकर, गौलमिक को लेकर कई बार पूछा गया है। फिर इसके बाद इसके पास एक सेना होती थी और उसका ये प्रधान होता था गौलमिक, और इस सेना में 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 सैनिक हुआ करते थे। इसके अलावा अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें या उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो आर्थिक व्यवस्था रही है किसकी, सातवाहनों की, वो कैसी रही। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने अपने फ़ोन में और अपने कागज़ पेंसिल से लिख भी लिया होगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग लिखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए और क्लास को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। रीचेबल बनाइए क्लास को, ज़्यादा लोग देखें, समझें और सुनें। तो इसके बाद जो हम देखते हैं कि जो व्यवस्था है वो कौन सी व्यवस्था, आपकी आर्थिक व्यवस्था जो है, आर्थिक व्यवस्था एवं मुद्राएं अगर हम देखें, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में देखें तो सबसे पहले अगर हम कर की बात करें, टैक्स की बात करें, तो उपज का जो 1/6 भाग है, उपज का 1/6 भाग यानी छठा भाग जो है वो कर के रूप में दिया जाता था। ठीक है, किस रूप में दिया जाता था, कर के रूप में दिया जाता था। मिलिंदपनों और महावास्तु के में ये पता चलता है व्यवसायी और शिल्पियों के समूह के बारे में। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था के विषय में ही एक जो किताब है, एक मिलिंद पन्हों और महावास्तु, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें हैं ये दोनों। इसमें हमें एक वर्ग के बारे में पता चलता है इस काल में, जो कि व्यवसायी है, व्यवसायी वर्ग है, और शिल्पी वर्ग है, शिल्पकार है, शिल्पी वर्ग है। ये जो वर्ग है ना, व्यवसाय और शिल्पी वर्ग है, इसका जो एक प्रधान होता था, है ना, प्रमुख होता था, उसे श्रेष्ठीन
कहा जाता था। तो ये कई बार पूछा गया कि श्रेष्ठीन कौन होते थे, ठीक है, और किसके काल में थे, ये चीज़ कई बार पता चलती है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से व्यवसाय या शिल्प वगैरह में या जो आर्थिक रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले सिक्के होते थे, है ना, सिक्के जो कॉइन्स होते थे, उनमें मुख्य रूप से देखा जाए तो चांदी और तांबे के सिक्के ज़्यादा प्रचलन में थे, जिनको क्या कहा जाता था, जिनको करसापर्ण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करसापर्ण कहा जाता था। इसके अलावा सोने के सिक्के भी प्रचलन में थे, परंतु सोने के सिक्के जो थे वो काफ़ी मूल्यवान थे, इसीलिए ज़्यादा अधिक प्रचलन में नहीं थे, जिन्हें सुवर्ण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुवर्ण कहा जाता था। और एक सुवर्ण बराबर 35 चांदी के करसापर्ण होते थे। एक सुवर्ण बराबर 35 चांदी के करसापर्ण होते थे, ठीक है, सोने के सिक्के होते थे। और अगर सिक्कों की बात करें तो सातवाहन वंश ही पहला ऐसा वंश था जिसने शीशे के सिक्के चलाए। शीशे यानी कि लेड बोलते हैं, पीबी, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। शीशे के सिक्के किसने चलाए? सातवाहन वंश के शासकों ने मुख्य रूप से शीशे के सिक्के जारी किए, और उसमें भी मुख्य रूप से गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इन सिक्कों का प्रचलन सबसे ज़्यादा किया, सबसे ज़्यादा बनवाए। किसके सिक्के? आपके शीशे के सिक्के, लेड के सिक्के। तो इसके बाद अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें, इनके सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो ये कबीलाई थे, और ये साक्ष्य मिलते हैं कि ये कबीलाई थे, कबीले के लोग थे। और जब ब्राह्मण धर्म अपने पुनरुत्थान पर आया, दोबारा से उठा, एक तरीके से कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के ख़त्म होने के बाद जब दोबारा से खड़ा हो रहा था कण्व वंश वगैरह, तो जो कबीले में लोग थे, यानी कि जो आदिवासी लोग थे, जंगल में रहने वाले लोग थे, उनमें से एक माने जाते हैं जो आंध्र सातवाहन वंश के लोग हैं। और ये माना जाता है कि कबीलाई लोग थे। क्या थे ये? कबीलाई थे, जिनको बाद में ब्राह्मण बना लिया गया था, ठीक है, बना लिया गया था, ब्राह्मण बना लिया गया था। और यहाँ पर अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो जो गौतमी पुत्र सतकर्णी हैं, कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी हैं, और हम जानते हैं कि ये सातवाहन वंश का सबसे महान या प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण शासक रहा है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने ये कहा है अपने अभिलेखों में, या इसके जो साक्ष्य मिले हैं उसमें ये कहा गया है कि इसने वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। वर्ण व्यवस्था मतलब 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन यहाँ पर शासन करने का जो अधिकार होता था किसको होता है? क्षत्रियों को होता है। लेकिन यह स्वयं ब्राह्मण होते हुए शासन करता है। वो इसलिए ये कहता है कि जब हमें ज़रूरत है इस साम्राज्य को एक जगह इकट्ठा करने की, तो मेरे अंदर एक दैवीय शक्ति या देव तत्व की जो भावना है वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। हालांकि जो राजा में देव तत्व की भावना है, राजा में देव तत्व की भावना मतलब कि राजा लोग अपने आप को देवों के तुल्य मानते थे, कि जो प्रजा है उनकी सुरक्षा के लिए देवों की हम लोग परछाई हैं, हमको जो है देवों ने भेजा है ताकि हम लोगों की रक्षा कर सके, उनको हम सही से आगे बढ़ा सके, अच्छा मार्गदर्शन दे सके, अच्छा जीवन जी सके, उनकी सुरक्षा कर सके, ठीक है। तो वो उस चीज़ के लिए उनको भेजा गया है। तो यहाँ पर देवों का जो देव तत्व है राजा में, वो यूनानी लेकर आए थे भारत में। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में इन्होंने भी इस चीज़ को अपनाया कि ब्राह्मण जो है वो अगर शासन करेगा तो ज़्यादा अच्छे से शासन कर सकता है, ऐसा गौतमीपुत्र सतकर्णी का मानना था। और इसने जो है एक काम और इसका देखा जाता है कि इसने वर्ण संकर को रोका था। वर्ण संकर यानी कि को रोका इसने। वर्ण संकर क्या होता था? वर्ण संकर मतलब कि जो कोई दूसरी जाति है या दूसरा वर्ण है वो किसी दूसरे वर्ण में शामिल हो जाता था, तो या फिर क्या होता था कि एक वर्ण का विवाह दूसरे वर्ण में हो जाता था, तो इससे एक मिक्सचर हो जाता था। तो उस मिक्सचर को जो है इसने रोका, या कह सकते हैं वर्ण के मिश्रण को रोकना। वर्ण के
मिश्रण को रोकना, ये इसके लिए जाना जाता है गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसके साथ ही अगर महिलाओं की स्थिति सामाजिक व्यवस्था में देखी जाए तो बहुत अच्छी मानी जाती है कि जो महिलाएं थीं इस काल में वो शिक्षित थीं और संपत्ति में उनको अधिकार भी मिलता था। इसके साथ साथ वो एक तरीके से मात्र प्रधान नाम राजाओं के देखे गए थे, जैसा कि मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया गया। तो जो महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं की स्थिति अगर उसको देखें तो अच्छी स्थिति है, शिक्षित है महिलाएं, और इसके साथ साथ उन्हें संपत्ति में अधिकार भी मिल रहा है, संपत्ति में अधिकार है। और आज भी हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो पुत्रियां होती हैं उनको भी पुत्र के समान जो है संपत्ति में अधिकार दिए जाते हैं। तो ये चीज़ हमें इसमें दिखाई देती है, किसमें जो है दक्षिण भारत में आज भी हमें दिखाई देती है, संपत्ति में अधिकार था। और इसके साथ ही जो कुछ प्रथाएं थी, जैसे पर्दा प्रथा है ना, पर्दा प्रथा ये नहीं थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो महिलाओं की स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो महिलाओं को अच्छे से मिलता था। और जैसे कि अगर हम देखें तो राजाओं का नाम होता था, है ना, राजाओं का नाम कैसे होते थे, मात्र प्रधान होते थे, मात्र प्रधान, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, है ना, यज्ञश्री, मतलब ऐसे कई राजा हुए, शिवश्री, है ना, शिव स्कंद। तो ये माताओं के नाम होते थे। तो माताओं के नाम से जो है राजा लोग जाने जाते थे। तो यहाँ पे मात्र प्रधान था, क्या जो राजाओं के नाम होते थे वो मात्र प्रधान होते थे। लेकिन जो राजकुल था, है ना, या जो राज परिवार था, राजकुल की अगर हम बात करें तो राजकुल जो है वो पितृसत्तात्मक ही था, पितृसत्तात्मक ही था। पितृसत्तात्मक मतलब कि जो उत्तराधिकारी होता था, उत्तराधिकारी वो पुत्र होता था, यानी जो राजा का बेटा ही राजा बनता था, राजा की बेटी नहीं बनती थी शासिका, बल्कि पुत्र ही राजा बनता था, यानी पितृसत्तात्मक था। लेकिन महिलाओं की स्थिति जो है बहुत ही अच्छी थी, माताओं के नाम से राजा लोग जाने जाते थे। इसके साथ ही जो राजकुल की महिलाएं थी, है ना, राजकुल की जो महिलाएं थीं वो बौद्ध धर्म को समर्थन किया करती थी, बौद्ध संघ या धर्म को बड़े पैमाने पर समर्थन किया करती थी। जबकि राजकुल के जो पुरुष होते थे ये वैदिक धर्म का अनुसरण करते थे। किसका? वैदिक धर्म का अनुसरण करते थे। जैसे कि राजसूय यज्ञ करवाया गया, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, तो ये हमें पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म का अनुसरण करने वाले, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जो सातवाहन वंश के हैं वो कैसे हैं, एक तरीके से जैसे अशोक सर्वधर्म की तरफ चल रहा था उसी तरीके से ये सही श्रोण थे, सही श्रोणता थी इनके अंतर्गत, यानी कि ये धर्मों का सम्मान करते थे। और इसके साथ ही हम इसमें ये देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जो है ग्राम दान, यानी कि कर मुक्त बिना किसी टैक्स के ग्राम को दान करने, भूमि को दान करने की प्रथा भी जो है किन्होंने शुरू की थी, सातवाहन वंश के शासकों ने की थी। जैसे कि अगर हम ग्राम दान की बात करें या भूमि दान की बात करें तो ये भूमिदान जो होते थे वो कर मुक्त होते थे पूरी तरीके से। कैसे होते थे? कर मुक्त होते थे, इन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, कोई राजकीय अधिकारी का कोई नियंत्रण नहीं होता था। अगर किसी बौद्ध संघ को दान दे दिया गया है तो सारा नियंत्रण बौद्ध संघ का होता था, यानी कि पूरी तरीके से परमानेंट अधिकार जो है वो उसका हो जाता था, बौद्ध संघ का उस पर अधिकार जो है पूर्णता हो जाता था। इसी तरीके से ब्राह्मणों को भी दी जाने वाली जो भूमि थी वो भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो जाती थी। यानी कि अगर कह सकते हैं तो ये क्वेश्चन कई बार क्रिएट होता है कि जो कर मुक्त भूमि या जो ग्राम दान है, करमुक्त ग्राम दान है, उसको शुरू करने या उसको प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो सर्वप्रथम किसको दिया जाता है? तो वो सर्वप्रथम जो दिया जाता है वो सातवाहन वंश को दिया जाता है, सातवाहन
वंश को दिया जाता है। और इसमें भी प्रमुख रूप से देखा जाए तो गौतमी पुत्र सतकर्णी है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है ये मुख्य रूप से जाना जाता है इस व्यवस्था को ज़्यादा बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए या प्रमुख रूप से शुरू करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्राम दान की, तो यहाँ पर हमें देखने को कुछ चीज़ें ये मिलती हैं कि दान जो है वो ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को किए जाते थे बड़े पैमाने पर, बौद्ध भिक्षुओं को बड़े पैमाने पर ग्रामदान किए जाते थे। तो बात समझ में आ रही थी कि सीधा सा कंसेप्ट है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं मैं वही करवा रहा हूँ। और अक्सर ये कमेंट में भी आता रहता है कि मतलब कि बेस्ट बुक कौन सी है। तो भाई मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पीएचडी तो करनी नहीं है किसी चीज़ पर, और ना ही थीसिस लिखनी है, और ना ही कोई एग्ज़ाम पेपर में लिखना है। आपको वो चीज़ चाहिए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकाल सके। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई भी बुक बेस्ट नहीं होती है, और ना ही अभी तक तो कोई बुक बेस्ट बनी है। किताबों में जो चीज़ें आती हैं वो आपके 11th तक की जो चीज़ें हैं उससे ही उठकर आती हैं, और मैं आपको जो चीज़ें दे रहा हूँ वो एक किताब से नहीं है, कई किताबों से है, एनसीईआरटी से भी से है, और अलग अलग जो प्रमाणिक किताबें हैं उनसे उठाकर मैं आपको दे रहा हूं। तो यहाँ से आप नोट्स बनाइए, और इसको आप जब एग्जाम हो तो यहाँ से आप इसी शॉर्ट नोट्स से अपने रिवीजन कीजिए, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ऐसे अगर बौद्ध भिक्षुओं की बात करें तो बौद्ध भिक्षुओं को लेकर दो ऐसे ग्रामदान हमें मिलते हैं कि अजकालकीय, एक अजकालकीय है। ठीक है, ये एक ग्राम है, गांव है, क्या है, एक गांव है, और इस गांव को बौद्ध भिक्षुओं को जो है दान दिया गया था। ठीक है, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक ग्राम और है, एक गांव और है, करकज। ठीक है, करकज नामक जो है एक, करजक नाम है, क्या माफ कीजिएगा, करजक, ध्यान रखिएगा, करजक है, एक अजकालकीय है और एक करजक है। ठीक है, ये दो क्या है, गांव है जिसको बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया गया। देखिए ज़्यादातर जो दान के बारे में साक्ष्य मिलते हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के बारे में जो है ज़्यादा हमें दान के साक्ष्य मिलते हैं। इसी तरीके से ये तो एक सामाजिक व्यवस्था, और एक जो ग्राम दान है, भूमि दान है, सातवाहन वंशों ने शुरू किए। सिक्के पहली बार सातवाहन वंशों ने जो किसके, शीशे के सिक्के हैं वो शुरू किए। तो ऐसे जो स्थिति है, महिलाओं की स्थिति क्या थी, मात्र प्रधान नाम होते थे राजाओं के, लेकिन जो सत्ता होती थी वो पितृसत्तात्मक ही होती थी। तो ये सारे कंसेप्ट जो है आप लोगों को ध्यान होने चाहिए, नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग इन्हें रटे, क्योंकि क्वेश्चंस बेसिकली यहीं से पुटअप होते हैं, कहीं और बाहर से नहीं होंगे। इसके बाद अगर हम देख लें कि जो वास्तुकला है उसका विकास कितना हुआ इस दौर में, सातवाहनों के काल में, क्योंकि एक लंबे समय तक इन्होंने रूल किया, और जो एक आर्किटेक्चर है, या जो कहा जा सकता है कि कुछ स्तूप बने, कुछ चैत्य और विहार बने। तो जो वास्तुकला की अगर हम बात करें, वास्तुकला, तो जो वास्तुकला है इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो अनेक चैत्य और विहार, क्या, अनेक चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया। ठीक है, किसको काटकर, ठोस चट्टानों को काटकर। ठीक है, जो ठोस चट्टानें थी उनको काटकर जो है इनका निर्माण किया गया। इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण चैत्य है, चैत्य होते क्या है, पहले चैत्य जो होते हैं वो एक बौद्ध मंदिर होते हैं, बौद्ध मंदिर होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो किनारा होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बनाकर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसे होता है, ये थोड़ा आप ऊपर से देख रहे हैं ऐसा समझिएगा, और एक आकृति ऐसे होती है। चित्र भी मैं अभी दिखा दूंगा आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कुछ खंबे लगे होते हैं, कुछ क्या पूरा जो है ये खंभों पर टिका होता है, खंबे ऐसे मतलब बने हुए हैं, ये चट्टानों को ही काट कर बनाए गए खंबे हैं ये, एक तरीके से खंबे लगे हुए हैं, और ये आगे दरवाज़ा होता है, और यहाँ पे ये अंदर का प्रवेश। यहाँ पर जो है बीच सबसे अंत में यहाँ पे होता है स्तूप। तो बौद्ध लोग किसकी पूजा करते हैं, स्तूपा की पूजा करते हैं, और स्तूप किसके प्रतीक है, बुद्ध के प्रतीक है। तो यहाँ पर जो स्तूपा है वो होता था सबसे अंदर की ओर जाकर, और इसमें बौद्ध मंदिर में या प्रमुख चैत्यों की अगर हम बात करें तो जो चैत्य है सबसे प्रमुख वो है कार्ले का चैत्य। कार्ले का चैत्य है,
ये मुख्य रूप से कहाँ है? ये कार्ले का चैत्य पुणे में है, महाराष्ट्र में। पुणे में एक जगह है जिसका नाम है भोर घाट। भोर घाट, तो जो भोर घाट है वहाँ पर कार्ले का चैत्यग्रह है, जो सबसे बड़ा चैत्यग्रह है अब तक का पाया गया, सबसे बड़ा चैत्यग्रह है। ध्यान रखिएगा कहाँ है, कौन सा ग्रह है? चैत्यग्रह। चैत्य क्या होते हैं? बौद्ध मंदिर होते हैं। अगर चैत्यों को आप देखेंगे तो ये आप चित्र में देखिए, ये जो चित्र है ये कार्ले का चैत्यग्रह है जो महाराष्ट्र में है, यानी कि भोर घाट में, पुणे में है। ये कार्ले का चैत्यग्रह है और सबसे बड़ा चैत्यग्रह है ये। इसके साथ ही सबसे अच्छी कंडीशन में पाया गया चैत्यग्रह है। तो ध्यान रखिएगा। विहार क्या होते थे? विहार जो होते थे वो भिक्षुओं को रहने का स्थान होता था, रहने का, या निवास स्थान लिख सकते हैं आराम से, निवास स्थान होता था। निवास स्थान है विहार। क्या है? निवास स्थान है। किसका? जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनका, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। ठीक है। ये भी चट्टानों को काट कर बनाए गए थे। क्लियर है? इसमें कमरे वगैरह होते थे। तो विहार जो होते थे वो निवास स्थान होते थे और चैत्य जो होते थे वो बौद्ध मंदिर होते थे। सबसे प्रमुख बौद्ध मंदिर कौन सा है? बौद्ध चैत्य कौन सा है? कार्ले का चैत्यग्रह है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैत्यग्रह है। कई बार इसको लेकर प्रश्न भी ऐसे ही पूछा हुआ है कि ये कहाँ पर स्थित है। सबसे बड़ा चैत्यग्रह है कौन सा? कार्ले चैत्यग्रह है। तो ये सब जो है सातवाहन वंश के काल में बने और इनको आप सोच सकते हैं कठोर चट्टान है, उसको अंदर की तरफ काटना, जैसे कि आपने इस चित्र में भी देखा था कि अंदर की तरफ काटना, इतनी खूबसूरती से आकृति देना, फिर अंदर स्तूपा को बनाना, तो ये अपने आप में एक कला थी उस समय। तो विहार जो है वो एक निवास स्थान होते थे। क्लियर है? जो कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो बरसात का मौसम है या जो भीषण गर्मी वाला जो समय होता है, जिस समय बौद्ध भिक्षु बाहर नहीं निकल सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि वो मतलब हर समय तो मुख्यतः घूमते रहते थे, भिक्षा मांगते रहते थे, लेकिन उपदेश वगैरह देते थे, लोगों को समझाते थे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। लेकिन क्या हो कि बारिश का मौसम है और बहुत या फिर बहुत ज़्यादा तेज धूप पड़ रही है, तब उस स्थिति में क्या हो, तो उनके लिए जो है विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर करवाया गया था, जो कि इस समय की एक अपनी उपलब्धि थी। इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो स्तूपों का निर्माण भी इस काल में बड़े पैमाने पर किया गया। किसका निर्माण? जो स्तूप थे उनका निर्माण। ठीक है। तो स्तूपों में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे प्रमुख स्तूप जो रहा वो अमरावती और नागा अर्जुन कोंडा के जो स्तूप हैं वो सबसे महत्वपूर्ण रहे। अमरावती का स्तूप जो है एक अपनी सजावट के लिए जाना जाता है, और इसका निर्माण जो है वो सफ़ेद संगमरमर से किया गया। इस पर जो है मुख्य रूप से बुद्ध के जीवन, जो गौतम बुद्ध थे, बुद्ध के जीवन को भित्ति मूर्तियों से उकेरा गया है। मुख्य रूप से इन भित्ति मूर्तियों में आप देखेंगे तो जातक कथाओं को बताया गया है। ठीक है, जो खुद्दक निकाय में है। तो अमरावती स्तूप अब नहीं है, इस समय वर्तमान में जो है अमरावती स्तूप नहीं है, उसका केवल जो नीचे वाला आधार है वही बचा हुआ है। जैसे कि आप इस चित्र में देखेंगे तो इस चित्र में आपको कोई डॉम नहीं दिख रहा है, कैसे अंडाकार कुछ नहीं दिख रहा है, केवल एक आधार दिखाई दे रहा होगा इस चित्र में आपको स्पष्ट रूप से। इसके बाद अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो आपको एक डॉम सा दिखाई दे रहा होगा सफ़ेद रंग का। तो ये जो चित्र है ये अभी की जो उसकी प्रतिकृति के रूप में बनाकर रखा गया है ना, कि ऐसा कभी रहा होगा जो ये अमरावती स्तूप है वो ऐसा रहा था, ऐसा माना जाता है। और इस पे आप देख पा रहे होंगे कि बड़े ही सारे जो है भित्ति मूर्तियों को बनाया गया है। यानी कि भित्ति मूर्ति कौन होते हैं? जो दीवार में या किसी ठोस वस्तु में अंदर की तरफ ही तोड़कर या खोदकर बनाए जाते हैं। तो ये भित्ति मूर्ति या बनी हुई है यहाँ पे, जो कि बुद्ध के जीवन को बताती है। तो ये अमरावती स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में है, तो वहाँ पर इसको दिखाया गया है। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि जो सातवाहन संस्कृति है, जो सातवाहन वंश है, उससे आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जो कि मैंने पिछली क्लास में और आपको इस क्लास में समझाया। इसके बाद जो हम देखते हैं कि जो देशी मौर्योत्तर काल में हम जो देशी शासकों की बात कर रहे हैं, उसमें अब हम बात करेंगे चेदी वंश की। किसकी बात करेंगे? चेदी
वंश की। अभी तक हमने किन किन की बात कर ली, मैंने आप लोगों को एक बात थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं चीज़ों को, कि हम बात कर रहे थे मौर्योत्तर काल की, मौर्योत्तर काल की बात कर रहे थे। इसमें मैंने दो भागों में आपको बांट के समझाया था, एक देशी शासक होते हैं, देशी शासक है, और एक विदेशी शासक है, विदेशी शासक हुए। देशी शासकों में भी मैंने आपको कौन कौन बताया था, मौर्यों के बाद आया शुंग, पुष्यमित्र शुंग, फिर आया कण्व वंश आया, शुंग वंश आया, कण्व वंश आया, शुंग वंश ब्राह्मणवादी है, कण्व वंश भी ब्राह्मणवादी है। इसके बाद आता है आंध्र सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, फिर इसके बाद आता है चेदी वंश। हालांकि ये एक दूसरे के समकालीन है, चेदी वंश जो है वो शुंग वंश के समकालीन रहता है, मुख्य रूप से इनके समकालीन चल रहा है, ये आगे पीछे नहीं चल रहे होते, एक दूसरे के साथ साथ या थोड़ा सा ऊपर नीचे, यानी टाइम का हेरफेर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग एक दूसरे के साथ भी थे या कुछ बाद में भी आए। ऐसे ही जो विदेशी हैं उसमें हम लोग इनके बाद पढ़ेंगे कौन सा, सबसे पहले इंडो यूनानी या हिंद यूनानी, हिंद यूनानी को समझेंगे। फिर उसके बाद आएंगे शक शासक, है ना, रुद्रदामन प्रथम शक शासक एक महत्वपूर्ण शक शासक है। इसके बाद आएंगे पार्थियन, महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद कुषाण वंश जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विदेशी शासकों में। तो इन चीज़ों को हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे किसको पढ़ेंगे, चेदी वंश को पढ़ेंगे। तो चेदी वंश जो है मुख्य रूप से ये कलिंग में रहा, इसका जो शासन रहा मौर्योत्तर काल में देखें या मौर्य काल में देखें, वो कहाँ रहा, कलिंग में रहा। और इसका जो एक प्रमुख शासक था वह कौन था, खारवेल था, इसका भी नाम मैंने आप लोगों को कई बार बताया होगा। तो जो चेदी वंश है, चेदी वंश के रूल करने से पहले जो कलिंग था, मैंने आप लोगों को बताया था कि अशोक के काल में कलिंग जो है वो किसका हिस्सा था, मौर्यों का हिस्सा था, मौर्य वंश का हिस्सा था, ये बात आप लोगों को अच्छे से पता है। अब यहाँ पर चेदी वंश की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है महामेघवाहन नामक एक व्यक्ति को इस चेदी वंश के शासन का श्रेय दिया जाता है, और इसको चेदी वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। ठीक है, चेदी वंश के विषय में जो जानकारी मिलती है उसका जो एक प्रमुख स्रोत है वो है एक अभिलेख है जिसे हम कहते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा का अभिलेख जो कि कहाँ है, ओडिशा में है अभी वर्तमान में, यानी कलिंग में था। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि जो सबसे प्रमुख शासक हुआ इस काल में वो कौन हुआ, खारवेल हुआ। कौन हुआ, खारवेल हुआ। खारवेल जो है वो प्रमुख शासक हुआ। और हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि खारवेल और उसके समकालीन जो मगध का राजा है, मगध का शासक, मगध शासक कौन है उसके समकालीन, शुंग वंश है इसके काल में, इसके समकालीन। और मगध का जो शासक है उस समय पुष्यमित्र शुंग। तो खारवेल और युद्ध होता है किसके बीच में, पुष्यमित्र शुंग के बीच में, पुष्यमित्र शुंग के मध्य युद्ध होता है। खारवेल ने अटैक कर दिया था किस पर, पुष्यमित्र शुंग पर अटैक कर दिया था, यानी कि मगध पर अटैक कर दिया था। और इसमें मैंने आप लोगों को उस समय ही बताया था कि खारवेल जो है वो विजयी होता है। खारवेल क्या होता है, विजयी होता है। और विजयी होकर ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। प्रथम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे, ऋषभदेव। तो जो ऋषभदेव है ना, ऋषभदेव की एक मूर्ति होती थी कहाँ पे, कलिंग में। और जब महापद्मानंद है ना, नंद वंश का जो संस्थापक राजा है कौन, महापद्मानंद, जब वो राजा बना था तो उसने कलिंग पर अटैक किया था। और कलिंग पर अटैक करके वहाँ पर युद्ध करके उसको कलिंग से क्या किया था उसने, कि जो जैन धर्म की प्रथम तीर्थंकर की मूर्ति थी उसको वो उठाकर ले गया था। कौन ले गया था यहाँ से, कलिंग से, महापद्मानंद ले गया था, महापद्मानंद ले गया था।
अब महापद्मानंद जो वो ऋषभ देव की मूर्ति ले गया था उठाकर, तो इससे प्रश्न कई बार बनता है, इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि महापद्मानंद जो मूर्ति उठा कर ले गया था ऋषभ देव की, अब खारवेल ने मगध पर एक बार फिर से अटैक करके पुष्यमित्र शुंग पर अटैक किया और इस मूर्ति को वापस लेकर आया। ये सब किससे पता चलता है हमें? हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें इस बारे में पता चलता है। तो महापद्मानंद जो है इसको यहाँ से लेके गया। तो और इसके अलावा हमें इस अभिलेख से ये भी पता चलता है कि दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राज्य जो कि चोल, चेर और पांड्या हैं, इनको जो है खारवेल ने पराजित किया था। पराजित किया था किसने? खारवेल ने। किनको? इन तीनों को। इस अभिलेख से ही पता चलता है, यानी कि हम कह सकते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख से भी हमें चोल, चेर और पांड्या के बारे में पता चलता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अशोक का कौन सा बृहद शिलालेख है जिसमें दक्षिण भारत के राज्यों के विषय में अशोक ने जिक्र किया है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, देखते हैं कितना याद है आप लोगों को। ठीक है, अगर आप क्लास को पूरा देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, तो सारी चीज़ें ध्यान में रहेंगी, भूलने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे चोल, चेरा, पांड्या के बारे में पता चलता है। इसके अलावा एक महाविजय भवन है, एक भवन है महाविजय, महाविजय नाम का एक भवन है, महाविजय प्रसाद। महाविजय प्रसाद ये क्या है? एक भवन है ना, एक बिल्डिंग है। और माना जाता है कि ये बिल्डिंग जो है किसी जगह की जीत के लिए, अब इस बात के बारे में पता नहीं चलता है कि कहाँ की जीत के बारे में के उपलक्ष्य में इस भवन का नाम या इस भवन का निर्माण करवाया गया था। लेकिन महाविजय प्रसाद का निर्माण जो है कहीं पर खारवेल ने जीत हासिल की थी, उसके बाद इसने इस भवन का निर्माण करवाया था। तो महाविजय प्रसाद क्या है? एक भवन है जो कि कहाँ है? कलिंग में है, कलिंग में था, मगध में था। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें एक और बात हमें पता चलती है कि जो जैन धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के लोगों को ग्राम दान का उल्लेख भी इसमें मिलता है कि गांव दान किए गए, भूमि दान किए गए। देखिए जैन धर्म का संरक्षण कहाँ हो रहा है? कलिंग में हो रहा है। बौद्ध धर्म का संरक्षण पूरे भारत में अलग अलग वंश में हो ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा शुंग या कण्व जो है या का सातवाहन आए, वो ब्राह्मण धर्म का संरक्षण कर रहे हैं। सातवाहन वाले बौद्ध धर्म का भी संरक्षण कर रहे हैं। मुख्य रूप से किसका कर रहे हैं? जो सातवाहन वाले हैं, महायान शाखा का संरक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में जो महत्वपूर्ण वंश हैं वो ये आपके सामने ये रहे। तो देखिए चेदी वंश के विषय में जो है इतनी ही जानकारी हमें मिलती है। मुख्य रूप से हाथी गुम्फा अभिलेख से जो जानकारी मिलती है उसी के आधार पर हम इतिहास को समझते हैं और पढ़ते हैं। तो मौर्योत्तर काल में हमें 4 वंश दिख चुके हैं। जो अब हम आगे देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो विदेशी शासक हैं, जैसे हिंद यूनानी है, वो कौन कौन हुए, शक शासक कौन प्रमुख हुए, फिर उसके बाद पार्थियन में क्या एक इम्पॉर्टेंट बात है, ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। और इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो कुषाण वंश होगा, जिसमें कनिष्क वगैरह है। ऐसी मिलिंद जो कि हिंद यूनानी एक शासक है, मिलिंद के बारे में यानी कि मिनांडर के बारे में भी हम जिक्र कर चुके हैं पीछे। तो जिन्होंने पीछे की क्लासेस अच्छे से की हैं, सही से पढ़ी हैं, शुरुआती क्लासें हिस्ट्री की, एक एक वीडियो को अच्छे से समझा है, नोट डाउन किया है, तो उनके लिए आगे कोई चीज़ों को याद रखना बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये कहानी है, एक स्टोरी है और अपने साथ ये कनेक्ट होती चली जाएगी अगर आप सीधे सीधे इन चीज़ों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आज हम यहीं तक करते हैं। अगली क्लास हम शुरू करेंगे इंडो ग्रीक से, जो कि विदेशी शासक हुए, जो कि मौर्योत्तर काल में हुए। अब उनको समाप्त करने के बाद हम गुप्त एम्पायर को देखेंगे, यानी गुप्त साम्राज्य जो है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये जो शासक हुए। और इसके अलावा हम आगे देखेंगे कुछ उपाधियाँ, जैसे विक्रमादित्य की उपाधि है, शक संवत है, विक्रम संवत है, इनकी शुरुआत कौन करता है। तो इन सभी चीज़ों पर ये डिस्कस करेंगे और इन सब से क्वेश्चंस बड़े आराम से पुटअप होते हैं। तो रेगुलर बने रहिए क्लास के साथ, अपने लक्ष्य का ध्यान रखिए कि आपको लक्ष्य तक पहुंचना है, इसीलिए आप लक्ष्य के साथ जुड़े रहिए, लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।